हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मूवी हराम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बल्लू नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक मर्डर वेपन यानी कि एक गन को जिससे उसने किसी को मारा था उसे पानी में फेंक रहा था। अब बल्लू ने किसे और क्यों मारा था इसके लिए हमें पास में चलना होगा। 2 साल पहले बल्लू जब एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर कंपनी में ट्रेनिंग देने का काम करता था तब बल्लू की मुलाकात ईशा से हुई थी जो कि उदास बैठी थी। अब असल में ईशा बल्लू के ऑफिस में काम तो नहीं करती थी मगर उसके सामने वाले जो बिल्डिंग में दूसरा ऑफिस था वहां पर वो काम करती थी। अब एक ही बिल्डिंग में होने की वजह से दोनों अक्सर मिलते थे जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ईशा को उदास देखकर बल्लू उसके पास जाता है। वो ईशा से उसकी उदासी का रीजन पूछता है जिस पर ईशा उससे बताती है कि आज उसका उसकी बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। अब बल्लू को प्यार वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ना ही वो इसमें पढ़ने वाला इंसान था और ना ही बल्लू को आज तक किसी से भी प्यार हुआ था। वो ईशा से कहता है कि प्यार बस एक फीलिंग है। अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा है तो उसे कॉल करके वो सब कुछ बोल दे ताकि उससे उसका दिल हल्का हो जाएगा। बाकी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती, इसमें अभी बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ खोना भी है। अब बल्लू की ये बातें ईशा को काफी अच्छी लगती है और उसकी जल्दी से बल्लू के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों खाली टाइम में साथ में कॉफी पीते और एक दूसरे के साथ घूमते फिरते। लगभग रोज ही वो इसी तरह से मिलने लगे थे। एक दिन हिम्मत करके ईशा खुद ही बल्लू को प्रपोज कर देती है। अब बल्लू ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था लेकिन वो भी ईशा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भी ईशा को आई लव यू टू बोल ही देता है। दोनों जल्दी एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं जिसमें पहले तो सब कुछ अच्छा था मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ईशा को अब बल्लू से डिवोर्स चाहिए था जिसके लिए बल्लू तैयार नहीं था। बट ईशा उसे छोड़कर अपनी फ्रेंड के घर में शिफ्ट हो गई थी जिसकी वजह से बल्लू की हालत काफी खराब हो गई थी और उसने खुद को शराब में डुबा लिया था। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और उस दिन से वो दिन भर अपने फ्लैट में पड़ा रहता था। बल्लू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह से ईशा को समझाए। तो वही ईशा को भी इस बात का दुख था लेकिन बल्लू को छोड़ने का और डिवोर्स लेने का डिसीजन ईशा का ही था। बल्लू इस डिवोर्स की वजह से काउंसलिंग ले रहा था जहां पर काउंसलर बल्लू से कहता है कि जब तक वो उसे नहीं बताएगा कि आखिर उनके बीच क्या हुआ था तो वो उसकी प्रॉब्लम कैसे समझेगा। वो बल्लू से पूछता है कि आखिर उसके और ईशा के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ईशा बल्लू को डिवोर्स देकर चली गई। अब बल्लू काउंसलर को बताता है कि शादी के बाद वो और ईशा बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन एक दिन एक पार्टी में एक छोटी सी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो गया लेकिन उसके बाद उन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया था। अब ये सुनकर काउंसलर कहता है कि कपल्स के बीच झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर कपल के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब झगड़ा होने के बाद वो दोनों अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखकर एक दूसरे के साथ फिर से ठीक से नहीं बात करते। अब ये सुनने के बाद बल्लू से कुछ भी नहीं बोल पाता। काउंसलर कहता है कि उसे लगता है कि ईशा ने खुद इस डिवोर्स के लिए फाइल किया है, इसका मतलब वो खुद ही बल्लू के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक बार ईशा से बात करेगा। साथ ही वो बल्लू से कहता है कि वो कोशिश करे और उसे बताए कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ था लेकिन बल्लू उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद बल्लू वापस अपने फ्लैट पर आता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। अब इसी बीच एक रेडियो जॉकी गार्गी अपने शो के दौरान एक रैंडम नंबर पर कॉल करती है जो कि बल्लू का था लेकिन बल्लू उस कॉल को उठाता नहीं बल्कि कट कर देता है, जो देखकर गार्गी भी काफी हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसने उसका कॉल कट कर दिया। जिसके बाद हम सलाम नाम के एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका काम था मारपीट और गुंडागर्दी करने का। सलाम की एक गर्लफ्रेंड थी अमीना जिसे वो बहुत प्यार करता था बट सलाम को अमीना का काम पसंद नहीं था। अमीना असल में फिल्म्स की हीरोइन की जगह पर एक्सपोज्ड और छोटे कपड़े वाले सीन्स को देती थी, मतलब देखने वालों को ऐसा ही लगता कि वो हीरोइन है लेकिन असल में वो अमीना होती थी। और सलाम को अमीना का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कई बार उसे ये करने से रोकता, यहाँ तक कि मारता भी, लेकिन फिर भी अमीना उसकी बात नहीं सुनती और ये काम करना कंटिन्यू रखती। तो वही हम बल्लू को देखते हैं जिसकी दुनिया थम सी गई थी। वो ईशा से बात करना चाहता था बट ईशा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। बल्लू जब भी ईशा को कॉल करता तो वो उस कॉल को कट कर देती लेकिन हम देखते हैं कि ईशा भी काफी दुखी थी। वो रात भर रोती रहती। ये देखकर ईशा की फ्रेंड उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ईशा उसकी बात भी नहीं सुनती। तो वही बल्लू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो एक दिन गुस्से में ईशा के ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए। बल्लू ईशा से पूछता है कि क्या अब उसका बल्लू से भी मन भर गया है। ईशा ने पहले अपने बीएफ से ब्रेकअप किया जिसके बाद उसने बल्लू के साथ मूव ऑन किया, तो क्या अब वो बल्लू को भूलकर किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहती है।
वो इस तरह से काफ़ी गलत बातें ईशा को बोल रहा था, जिससे ईशा काफ़ी अपसेट हो जाती है। तो वही ऑफिस के बाकी लोग भी वहाँ पर थे, जो कि बल्लू से कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन इससे बल्लू और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हाथ उठाता है, जिसकी वजह से बल्लू को धक्के मार के वहाँ से निकाला जाता है। अब ये सब सीन क्रिएट होने की वजह से ईशा और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो उस रात याद करती है उस बात को, जिसके कारण बल्लू और उसमें आखिरी झगड़ा हुआ था। एक्चुअली एक दिन ईशा और बल्लू ईशा की ऑफिस पार्टी में गए थे, जहाँ पर ईशा के कुछ सीनियर्स ईशा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, मतलब जैसे कि उसे ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बातें जब बल्लू सुनता है तो वो वहाँ पर मारपीट करने लगता है। यहाँ तक कि ईशा के बॉस ने भी ईशा को लेकर कुछ ऐसी बात बोली थी, जिससे बल्लू गुस्सा हो गया था और उसने सबके सामने ईशा के बॉस को पीटा था। अब ये देखकर ईशा काफी एम्बेरस फील करती है। वो बल्लू को लेकर घर आती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो बल्लू उसे जो हुआ वो बताता है, बट ईशा कहती है कि वो जानती है कि उसके सीनियर्स उसके बारे में क्या बात करते हैं, लेकिन वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे बस अपने काम से मतलब है, उसे अपना काम करना है और पैसे कमाने हैं। ईशा बल्लू से कहती है कि वो इकलौती लड़की नहीं है जिसके बारे में उसके सीनियर्स ऐसा बोलते हैं। हर किसी के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ बोला जाता है और हम हर किसी को सुधार नहीं सकते। जो सुनकर बल्लू काफी ओवर रिएक्ट करने लगता है कि ईशा को तो ये अटेंशन लेकर काफी मजा आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बॉस को या सीनियर को कुछ भी नहीं कहती। अब ये सुनने के बाद ईशा काफी हर्ट होती है। तो बल्लू कहता है कि ईशा ने अपने बीएफ से ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद बल्लू से शादी की, वो भी बस टाइम पास के लिए। अब ये सुनने के बाद ईशा काफी ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि बल्लू उसे काफी ज्यादा गलत बातें बोल रहा था। इसलिए ईशा अपने रूम में चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। तो वही बल्लू को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो डोर नॉक करने लगता है। वो ईशा से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ईशा उसकी बात नहीं सुनती। वो काफी ज्यादा रो रही थी। अब बल्लू ईशा से कभी प्यार से तो कभी गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ईशा रात भर दरवाजा नहीं खोलती। वो कमरे के कोने में बैठकर काफी ज्यादा रोती है। तो वही बल्लू की आग लग जाती है और जब वो सुबह उठता है तो उसे अपने पास एक नोट मिलता है, जिसमें ईशा ने लिखा था कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, बल्लू आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। ये पढ़ते ही बल्लू तुरंत ईशा को ढूंढने लगता है। तो ईशा बैग लेकर तैयारी थी। ईशा की फ्रेंड भी उसे लेने के लिए आई थी। अब बल्लू जब ईशा को बैग लेकर तैयार खड़ा देखता है तो वो काफी हैरान था। वो ईशा से कुछ भी बोल नहीं पाता। तो वही ईशा भी रोते हुए अपने घर से चली जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन ईशा डिवोर्स की पिटीशन डाल देती है। अब बल्लू को लगा था कि सुबह होने पर यह झगड़ा शांत हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में हम बल्लू को देखते हैं, जो कोर्ट से घर जा रहा था। तभी वो सामने एक लड़की को स्कूटी से आते हुए देखता है, जिसकी गले पर किसी ने चाकू रखा था। एक्चुअली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अमीना थी। एक बंदा अमीना के गले पर चाकू से वार करता है और वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से अमीना वहां पर गिर गई थी और उसका बहुत सा खून बह गया था। अब ये देखने के बाद बल्लू तुरंत अमीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर अमीना की ट्रीटमेंट शुरू होती है। अब बल्लू ने फर्स्ट टाइम किसी अनजान की मदद की थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिसके बाद हम काउंसलर को देखते हैं, जो ईशा को बात करने के लिए बुलाता है। वो ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि वो डिवोर्स ना ले, मगर ईशा फैसला कर चुकी थी। वो अब आज़ाद होकर फ्री रहना चाहती थी। वो गलत कर रही थी या सही ये उसे पता नहीं था, बट उसे अब शादी में काफ़ी बंधा हुआ फील हो रहा था और इसी वजह से वो आज़ादी से जीना चाहती थी। इसलिए काउंसलर के समझाने के बावजूद भी वो डिवोर्स का फैसला ले लेती है और अपने फैसले पर कायम रहती है। वैसे उसे इस शादी को टूटने का दुख भी बहुत था, बट उसे अब फ्रीडम चाहिए था। अब ईशा का पक्ष जानने के बाद बबलू भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है कि किसी को जबरदस्ती रिश्ते में बांधकर नहीं रखना चाहिए। इसलिए वो कोर्ट जाकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। साथ ही बबलू दूसरे शहर शिफ्ट हो गया था। एक दिन उसकी मुलाकात गार्गी से होती है, जो कि लिफ्ट से सामान ले जा रही थी, लेकिन उसका सामान काफी ज्यादा था, तो बल्लू उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद वो गार्गी को लिफ्ट भी देता है, क्योंकि वो जहाँ जा रहा था गार्गी भी उसी तरफ जा रही थी। अब गार्गी बल्लू को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि ये सारा सामान लेकर वो गरीब बच्चों में बांटने जा रही है, क्योंकि वो एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी जो कि बच्चों की मदद करता है। अब ये सुनने के बाद बल्लू गार्गी से पूछता है कि क्या वो गरीब पेशेंट्स की भी मदद करते हैं, जिस पर गार्गी कहती है कि वो ऐसा करते हैं। अब ये सुनने के बाद बल्लू उसे अमीना के बारे में बताता है, जिसे उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो बताता है कि अमीना को पैसों की ज़रूरत है। अब ये बात सुनते ही गार्गी अमीना के पास जाती है और तुरंत वहाँ पर एनजीओ के लोगों को बुलाती है। साथ ही अमीना के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था, जिसकी वजह से ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो वही सलाम को भी अमीना की ये हालत देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। वो चाहता था कि अमीना के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे ढूंढकर वो खुद ही उसे सबक सिखाए, लेकिन अभी वो इस स्टेट में नहीं था कि वो अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ हम गार्गी को देखते हैं, जो 2 दिन बाद बल्लू से मिलने आती है। एक्चुअली बल्लू के कुछ लेटर्स उसके पास थे, जिसमें से एक लेटर बल्लू की माँ का भी था। अब बल्लू पैकिंग वगैरह में बिजी था,
तो वो गार्गी से कहता है कि वो उस लेटर को पढ़े। अब गार्गी बल्लू की माँ का लेटर पढ़ने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बल्लू की माँ को इस फोन के ज़माने में भी लेटर लिखने में काफ़ी अच्छा लगता था और उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि उन्हें बल्लू के डिवोर्स के बारे में पता चला और वो नहीं चाहती थी कि बल्लू डिवोर्स ले। अब ये सुनकर बल्लू गार्गी को बताता है कि उसने कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स लिया है। वो गार्गी को कहता है कि वो बातों बातों में इस बात को बताना भूल गया था। वो गार्गी से कहता है कि उसे अब एहसास हो चुका है कि किसी को जबरदस्ती रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना ही आप खुश रह पाते हो ना ही सामने वाला इंसान। अब बल्लू की ये बातें सुनकर गार्गी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। इसी बीच बल्लू को पता चलता है कि अमीना की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए वो उसे देखने जाता है तो अमीना को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। यहाँ बल्लू की मुलाकात सलाम से होती है, जो कि अमीना की इस हालत का जिम्मेदार खुद को बता रहा था। बल्लू सलाम से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ये सब किसने और क्यों किया है। तो वो बल्लू को बताना शुरू करता है कि असल में क्या हुआ था। एक्चुअली एक दिन जब अमीना और सलाम साथ थे तो उन्हें छुप कर वही लंगड़ा आदमी देख रहा था जिसने अमीना के ऊपर हमला किया था। इस शख्स का नाम रिंकू है। एक्चुअली उस दिन अमीना और सलाम टीवी देख रहे थे कि अचानक केबल कट गया, जिसे देखने के बाद सलाम उसे ठीक करने के लिए गया तो रिंकू ने अमीना के ऊपर हमला किया। एक्चुअली सलाम के पास एक इम्पोर्टेड गन थी और रिंकू उसे ही चुराना चाहता था, क्योंकि उस गन की कीमत लाखों रुपए की थी। लेकिन जब अमीना ने उसे गन चुराते हुए देखा तो उसने रिंकू को रोकने की कोशिश की। ये देखते ही रिंकू ने उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि तभी वहां पर सलाम आया और उसने रिंकू को ऐसा करते देखते ही उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे वहां से बाहर निकाल दिया। अब सलाम के पास जो गन थी उस पर अमीना की नजर पड़ गई। वो अपने घर की अकेली कमाने वाली थी। इस गन को बेचकर उसे काफी सारे पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी गरीबी दूर कर सके, इसलिए उसके मन में लालच आ गया था और अमीना ने उस गन को चुरा लिया। अब जैसे ये बात रिंकू को पता चली, वो अमीना से मिलने गया और अमीना को धमकाया कि गन बेचकर अगर आधे पैसे उसने रिंकू को नहीं दिए तो वो पुलिस के पास चला जाएगा और गन के बारे में सब कुछ बता देगा। अब ये सुनने के बाद अमीना भी डर गई और उसने फैसला किया कि वो आधे पैसे खुद को रखेगी और आधे पैसे रिंकू को देगी। इसलिए वो लोग स्कूटी पर उसी गन को बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रिंकू ने अमीना पर हमला किया और वहां से भाग गया कि तभी वहां पर बल्लू आ गया था और उसने अमीना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब सलाम जब ये सब कुछ बता रहा था तो वो काफी नशे में था, इसलिए इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी सलाम के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसे बल्लू उठा लेता है। एक्चुअली ये कॉल सलाम के दोस्त का था, जो कि बल्लू को बताता है कि अमीना के ऊपर जिसने हमला किया था वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपा हुआ है। अब ये सुनते ही बल्लू तुरंत उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर उसका सामना रिंकू से होता है, जो कि वही इम्पोर्टेड गन बल्लू के ऊपर तान देता है। लेकिन बल्लू उस गन को छीन लेता है, जिसके बाद वो रिंकू को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और आखिरकार उसी गन से वो रिंकू को शूट कर देता है और रिंकू को मारने के बाद उस गन को नदी में फेंक देता है, जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। बाकी रही बात अमीना की, तो वो अब खतरे से बाहर थी। वही मर्डर वेपन ना मिलने की वजह से पुलिस को पता ही नहीं चल पाता कि रिंकू को बल्लू ने मारा है। रिंकू को मारकर बल्लू ने एक चैरिटी ही की थी। आखिर में ईशा बल्लू से मिलने आती है और वो बल्लू से सॉरी बोलती है, तो बल्लू कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और ना ही मेरी गलती थी। इस रिश्ते को कड़वाहट के साथ खत्म करने से अच्छा है कि इसे हम अच्छी दोस्ती के साथ खत्म करें। एक्चुअली ईशा भी इस शहर को छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो रही थी ताकि वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सके और बल्लू भी उसके लिए काफी खुश था। साथ ही बल्लू के अंदर जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ था वो अब बहुत ज्यादा शांत हो चुका था, क्योंकि बल्लू की लाइफ में भी अब कोई आ चुका था जो कि कोई और नहीं बल्कि गार्गी थी। एक्चुअली गार्गी और बल्लू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साथ ही हम सलाम को देखते हैं जो अमीना के ठीक होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश था और उन दोनों को भी एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आखिरकार इन सभी को प्यार और रिश्तों का असली मतलब पता चल गया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हराम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।